together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानू ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है सोसाइटी मैटर्स. प्रोफेसर अमिताभ कुंडू और सारे सामीन को मेरा इस्तकबाल. वेलकम टू रेडियो मानू 90.0 FM. ये हमारा एक मखसूस प्रोग्राम है सोसाइटी मैटर्स. इसमें आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अमिताभ कुंडू. प्रोफेसर अमिताभ कुंडू डीन रहे हैं हमारी जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी समझी जाती है इंडिया की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. उसके सोशल साइंस प्रोग्राम के डीन रहे हैं. उसी दौरान इन्होंने कई सारी पेपर लिखे, किताबें लिखी, और इनकी जो मकबूलियत हुई वो इस बात से हुई कि बहुत सारे तरक्याती डेवलपमेंट पहलू पे जो अमिताभ कुंडू का काम है वो बिल्कुल ही यूनिक और बहुत ही पॉलिसी अंगेज समझा जाता है. ये चेयरमैन रहे कई नेशनल और स्टेट कमीशंस के. एक जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो उन्हीं के नाम से कमीशन था, कुंडू कमीशन कहते थे उसको हम, लेकिन वो था पोस्ट सच्चर इवैल्यूएशन कमेटी. प्राइम मिनिस्टर ने इसको शुरू किया था 2013 में. इसके जो नतायज आए वो आज तक भी बड़े रेलिवेंट है. वैसे कुंडू साहब का काम लेबर इश्यूज़ पे, वेजेस पे, अर्बन इश्यूज़ पे, हेल्थ पे और एजुकेशन पे बहुत ही नुमाया रहा है. ये उन लोगों में है जिन्होंने अमर्त्य सेन से तालीम हासिल की और हम सब लोगों को पढ़ाया. तो ये हम सब के बड़े अजीज़ उस्ताद हैं. और जिस मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं उसके शायद ही कोई ऐसा होगा जो प्रोफेसर अमिताभ कुंडू से ज़्यादा जानता हो. तो हम प्रोफेसर अमिताभ कुंडू आपका इस्तकबाल करते हैं. बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल की. आमिर साहब, सबसे पहले आपका और रेडियो मानू का शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके इस इम्पोर्टेंट चैनल में शामिल हो सकूं और अपनी कुछ बातें रख सकूं आपके सामने. तो कुंडू साहब, मैं शुरू इसी बात से करता हूँ कि हम जो कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है या कुछ मुल्क तरक्की कर रहे हैं, तो इस तरक्की का मेयार क्या होता है? इस तरक्की को हम नापते तोलते कैसे, मेजर कैसे करते हैं कि मुल्क वाकई तरक्की कर रहा है या नहीं? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं दो बातें कहना चाहता था. आपने मेरे परिचय में कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और डीन रह चुका हूँ, लेकिन साथ में ये भी शायद मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी विजिटिंग प्रोफेसर हूँ. दूसरी बात, आपने कहा कि एक कमेटी बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में, जो है पोस्ट सचर इवैल्यूएशन कमेटी. आपने खामखा उसको कुंडू कमेटी कह दिया. वो जितना कुंडू कमेटी है वो अमीरुल्लाह कमेटी भी उतना ही है. नाम तो मेरा नाम था अध्यक्षता में, लेकिन काम तो ज़्यादातर आप ही ने किया. लेकिन निश्चित रूप से हमारा वो जो रिपोर्ट है वो सरकार की तरफ से एक्सेप्ट न किया गया हो, लेकिन कहते हैं विचाराधीन है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में. तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसका
चर्चा चलता रहता है। चलती रहे। आपने विकास की बात की, ये मुद्दा अभी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जब हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं तो विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब क्या, हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, वो $2,500 पर ईयर, उसको बढ़ा के 14,000 कर दें, क्या यही एकमात्र क्राइटेरिया है? लेकिन निश्चित रूप से इसमें मतभेद है, और ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट में आजकल डेवलपमेंट को नापा जा रहा है। जब तक आप शिक्षा, स्वास्थ्य, एक्सेस टू बेसिक बुनियादी सुविधाओं पर आपका हक, इन सारी चीज़ों को अगर आप मीट नहीं कर पाते तो डेवलपमेंट को पूरा नहीं माना जाता। और ये चर्चा सिर्फ एनडीए सरकार के इस विकसित भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं, उसके पहले भी पिछले 3-4 दशकों से चल रहा था। मुझे याद है 2013 की बात है, मोंटेक सिंह आहलूवालिया और अमर्त्य सेन दोनों में बातचीत चल रही थी टेलीविज़न पे, और आपको बता दूं कि अमर्त्य सेन साहब का डिसएग्रीमेंट जो है यूपीए सरकार के साथ में भी काफ़ी था। तो उन्होंने मोंटेक को कहा कि आर्थिक विकास का मतलब ये नहीं कि आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप आगे बढ़ाएं, सोशल इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़रूरी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। मोंटेक साहब तो बार बार कहते रहे, नहीं हमारा एम्फेसिस इस वक्त इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। तो सेन साहब ने करीब 134 मुल्कों का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर आप सोशल सेक्टर में, हेल्थ और एजुकेशन में, पर्टिकुलरली एजुकेशन पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ग्रोथ को आप सस्टेन नहीं कर सकते। आपने 2047 की बात कर रहे हैं, तो 2-2.5-90 डिकेड्स की बात है। तो निश्चित रूप से आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट में हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा आपको बता दूं कि लेटेस्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसमें हमारा रैंक जो है ग्लोबली 193 मुल्कों में से 133 था, वो इम्प्रूव करके 130 हो गया है। 3 नॉचेस हम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आप सोशल डेवलपमेंट को लें, इनकम को हटा दें, तो हमारा रैंक 7 स्लॉट पीछे चला जाता है। इसका मतलब हमारी इनकम जितना है उतना भी हम एजुकेशन और हेल्थ में आगे नहीं पहुंच पाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न है। मुझे लगता है कि इंडिया तरक्की तो कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप देखें, ग्लोबल ग्रोथ रेट कितना है, 3% से कम ही है, 2.5% होगा। अगर इंडिया का 5-6% भी है तो निश्चित रूप से इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। लेकिन सोशल सेक्टर के डेफिसिट जो है, मुझे लगता है उसमें ध्यान देने की ज़रूरत बहुत 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 अर्जेंट है। कुंडू साहब, तो मैं इसी बात को, आपकी जो बहुत बड़ी और अहम बात कही है आपने, उसी को लेके आगे बढ़ता हूँ कि आपने कहा कि तालीम का जो शुबा है उस पे हमारी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो हम पहले आपसे ये सुनना चाहेंगे कि तालीम से, ये तो सब जानते हैं कि एजुकेशन बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन तालीम से मुल्क का क्या ताल्लुक़ है? यानी इंडिविजुअल तो भाई मैं पढ़ लूँ, मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन मुल्क को क्या तरक्की होती है कि जब सब लोग पढ़ लें? तालीम को पब्लिक गुड क्यों कहा जाता है? ये बहुत अहम मुद्दा है अमीन भाई। 21वीं सदी एशिया के नाम है जी। 21वीं सदी जो है भारत के नाम है। ये सेंटेंस मेरा नहीं है, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी नहीं है, किसी जर्नलिस्ट का भी नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक रिपोर्ट है, जी हाँ, एशिया 2030, एशिया 2050 में फॉरवर्ड में ये कहा गया है कि 21वीं सदी में जो है इंडिया तो एशियन मुल्कों की तुलना में टॉप पर है, और एशिया का भविष्य अगले 4-5 दशकों में दूसरे रीजन की तुलना में अच्छा है। लेकिन उन्होंने कहा, ये अगर मैंने विकसित भारत के टारगेट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्शन किए थे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, उन्होंने एक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल लगा के 193 वेरिएबल्स डाल के किया। उन्होंने कहा ये पॉसिबल है। अच्छा, मैं उस रिपोर्ट को इंडिया के संपर्क में देख रहा था, क्या इंडिया विकसित भारत के कैटेगरी में पहुंच सकता है, उसके थ्रेशोल्ड के ऊपर जा सकेगा? रिपोर्ट ये कहता है, और एशियन डेवलपमेंट में कोई ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं आया इस एनालिसिस में, कहता है ये मैंडेटरी है, पॉलिटिकल रेटोरिक ना कहा जाए, एक मैंडेट हाईएस्ट लेवल पर दिया गया है, लेकिन उसको कैसे करना है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या एरियाज ऑफ कंसर्न है, इसे पॉइंट आउट करना इस देश के इंटेलेक्चुअल का काम है, इकोनॉमिस्ट का काम है, सोशल साइंटिस्ट का काम है। आपने कहा कि
एजुकेशन का क्या ताल्लुक आता है जी जी नेशनल डेवलपमेंट के साथ में, उस रिपोर्ट में ये कहा है कि एक ही एरिया और मेजर कंसर्न है, अगर आपकी तालीम का लेवल स्पेसिफिकली मिडिल एंड हायर लेवल पे अगर एम्फेसिस नहीं आया तो ये संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि एजुकेशन डेवलपमेंट तो होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सस्टेन डेवलपमेंट रखना चाहते हैं और विकसित भारत के कैटेगरी के लोअर थ्रेशोल्ड को ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कंसर्न है इनइक्वालिटी का, वैषम्य का, असमानता का। हमारे एवरेज ग्रोथ अगर देखें, यूनिवर्सिटी कितने बड़े हैं, सालाना ग्रोथ से 4-5% है यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट का, कॉलेज एनरोलमेंट का भी, टीचर्स का नंबर भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। लेकिन अगर इनइक्वालिटी को देखें, एजुकेशनल इनइक्वालिटी को, ये निश्चित रूप से बहुत ही सीरियस है। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2010 से आने लगा है इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट के साथ में, वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 से आ रहा था, लेकिन 2010 से आपको बताते हैं कि इंडिया का रैंक मैंने बताया 130 है। लेकिन आप इनइक्वालिटी को डिस्काउंट करें, सेन साहब कहते हैं अगर दो कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट बराबर है लेकिन एक मुल्क में इनइक्वालिटी बहुत हाई है तो उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो इंडिया की इनइक्वालिटी को अगर आप देखें तो इंडिया का रैंक 130 नहीं रहता, 140 पे जाता है, 20 स्लॉट पीछे जाते हैं। और विशेष रूप से खास तौर से मैं समझता हूँ तालीम की जो इनइक्वालिटी है अक्रॉस सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स, अक्रॉस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस रिलीजियस माइनॉरिटीज, उन इनइक्वालिटी को अब हम एड्रेस नहीं कर पाते। एक्सेस टू हायर एजुकेशन, एक्सेस टू प्रोफेशनल एजुकेशन, उसमें जो इनइक्वालिटी है अलग अलग सोशल ग्रुप्स का, अलग अलग रीजन का, इनको अगर हम एड्रेस नहीं कर पाते तो हमारा विकसित भारत का टारगेट को छूना मुश्किल हो जाएगा। तो उनका कहना यह क्या पॉसिबल है, मैंडेटरी है नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। इंसान की असल दौलत उसका अच्छा किरदार है। अफलातून। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। महात्मा गांधी। Write what should not be forgotten. Isabel Allende. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. गुड्डू साहब, इस बात को आप थोड़ा समझाएं
कि मुल्क तो में प्राइमरी स्कूल सबके लिए है, मुफ्त में है, हर जगह जगह प्राइमरी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल बहुत सारे, जैसे आपने कहा। फिर ऐसे क्यों होता है कि कुछ तबके पीछे रह जाते हैं? खुसूसन देखिए मुसलमानों, अगर आप मुस्लिम, क्योंकि आपने इस पे बहुत काम किया है, तो मुस्लिम एजुकेशन ये मिडिल और हायर लेवल पे ये क्यों सफ़र करती है? प्राइमरी लेवल पे तो शायद सब ज्वाइन करते हैं स्कूल। आमिर भाई, आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो आमतौर पर नहीं पूछे जाते। अगर आप प्राइमरी एजुकेशन को लीजिए, जी, एनरोलमेंट रेट हाँ, अपर कास्ट हिंदू का कितना है? 97। जी, मुस्लिम का कितना है? 95%। हाँ, कोई फर्क नहीं। बराबर जी। अगर आप शेड्यूल कास्ट का ले, उतना ही है। तो एनरोलमेंट प्राइमरी लेवल पे और मिडिल लेवल पे भी कोई खास फर्क नहीं है, जी। बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी वेरी डिफरेंट। अगर आप नेशनल सैंपल सर्वे का 2017-18 का आंकड़े देखें, आप देखेंगे कि बॉटम 20% में, जो सबसे नीचे जी। का 20% का तबका है, वहां एक बच्चे के ऊपर एक साल में प्राइमरी लेवल पे सिर्फ 300 रुपए खर्चा किया जाता है। ओहो, जी जी, सोचिए, जी, फैमिली एक्सपेंडिचर जो सिर्फ 300 रुपया है। जबकि अगर आप टॉप 20% को देखें, वहां 30,000 रुपए, और अगर टॉप 2% को देखें तो 5 लाख रुपए पर साल खर्चा है, मतलब 50,000 रुपए, क्योंकि वो तो कहीं मसूर में पढ़ा रहे हैं, शिमला में पढ़ा रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन निश्चित रूप से, सोचिए 300 रुपये दे रहा है और स्कूल में भेजने से मिड डे मील भी मिलता है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में एक टीचर 3 क्लासेस पढ़ा रहे हैं। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, इवन रिसेंटली ये सिचुएशन है। जी हाँ। तो एजुकेशनल लेवल और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा बच्चा जिस स्कूल में जाता है और मेरा डोमेस्टिक हेल्प उसका बच्चा जिस स्कूल में जाता है, वही हमारा फ्यूचर का फैसला कर लेता है। अगर इस स्कूल से बुनियाद उसकी बनेगी जहाँ पर उसकी कोई जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ एनरोलमेंट है, पास करता है, तो ये निश्चित रूप से बहुत मतलब आइडियल सिचुएशन नहीं है। एक और बात आपने कही, वह है मुस्लिम एनरोलमेंट का और मुस्लिम एजुकेशन का। एक मिथ है, और जनरली अक्सर हम कह भी देते हैं कि भाई मुस्लिम हाउस होल्ड जो है एजुकेशन में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता, वो तो बस भेज देता है, अपने मदरसे में भेजता है और खुश रहता है। ये बात गलत है। हमने अपने पोस्ट स्ट्रक्चर कमेटी में भी देखा था कि मदरसे में भेजता है, अवेलेबल नहीं है और कुछ कहीं थोड़ा भी कुछ अवेलेबल होता है तो कोशिश करता है कि दूसरे स्कूलों में चले जाएं। लेकिन ये कहना कि मुस्लिम हाउस होल्ड्स बच्चों के तालीम पे नॉन मुस्लिम हाउस होल्ड की तुलना में, आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अलग कर दें, अपर कास्ट की तुलना में कम खर्चा करता है, इसकी कोई एविडेंस नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ऑन एन एवरेज मुस्लिम हाउस होल्ड प्राइमरी एजुकेशन में कम खर्चा करता है क्योंकि गरीब है। लेकिन अगर आप बॉटम 20% को लें, मुसलमानों में बॉटम 20% और अपर कास्ट हिंदुओं में बॉटम 20% दें, एनएसएस कहता है खर्चा बराबर है। तो ये कहना कि गरीबी के हालत में हिंदू हाउस होल्ड ज़्यादा खर्चा करता है, मुसलमान हाउस होल्ड कम खर्चा करता है, अगर आप एक्सपेंडिचर क्लास को बराबर कर लें तब आप देखें तो ये कोई एविडेंस नहीं है नेशनल सैंपल सर्वे से कि मुस्लिम हाउस होल्ड जो है अपने बच्चों के एजुकेशन में कम खर्चा करता है। वाह, बहुत बहुत बड़ी बात कही और बड़ा अच्छा आपने समझाया कि खर्च उम्मन हमारे पास जो खर्च हो रहा है गरीबों में वो इतना कम हो रहा है कि वहाँ पे क्वालिटी का सवाल ही नहीं है। और वही डिफरेंशिएटर है कि जो बड़े घर का बच्चा है वो अच्छे स्कूल जा रहा है, उसकी पढ़ाई अच्छी हो रही, तो वो आगे बढ़ रहा है। कुंडू साहब, एक जो बात आजकल समझ में आ रही वो ये कि कुछ इलाकों में स्कूल में बच्चे है ही नहीं, बंद हो रहे हैं स्कूल, खुसूसन गवर्नमेंट स्कूल। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि तालीम की ज़रूरत है, बहुत स्कूल चाहिए, और दूसरी तरफ हमारे पास स्कूल और कॉलेज में लड़के लड़कियां ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। ये पैराडॉक्स को समझाइए थोड़ा सा। नहीं, ये आपने एक बहुत अहम मुद्दा रेस किया है, लेकिन उसके पहले एक और जो हमें शायद चर्चा में लाना चाहिए था, ये मुस्लिम बॉयज़ एंड गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट जो है, हाँ, वो दूसरी कम्युनिटी की तुलना में बहुत ज़्यादा है जी। इसकी वजह क्या है? हमारे पास एविडेंस है, नेशनल सैंपल सर्वे से जी। हमें ये पता चलता है, हम पूछते हैं
पेरेंट्स है कि आपके बच्चे ने स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों किया। जी, अलग अलग वजह है। एक तो यह है कि क्या एजुकेशन कोई रेलेवेंट नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। 100 में से 15 बच्चे मुस्लिम कहते हैं कि हमें कोई रेलेवेंट नहीं लगता, क्योंकि जनरली हाउस होल्ड में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रहा है, कुछ हाउस होल्ड एक्टिविटी है, उसमें लग जाएंगे, आमदनी हो जाएगी। लेकिन ये पढ़ाई का है जनरल कि किसकी राजधानी क्या है, कहाँ कौन प्राइम मिनिस्टर किस कब बना थे, ये सारी चीज़ों का कोई रेलेवेंस नहीं है जनरल। तो नए एजुकेशन पॉलिसी में इसको तब्दीली की जा रही है। लेकिन 26% बच्चे, मुस्लिम बच्चे, इसलिए ड्रॉप आउट कर जाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी हाँ। जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में फीस नहीं है, लेकिन और तो उसका पिता माता सोचता है कि आज अगर मेरा 18 साल का 16 साल का लड़का अगर कॉलेज चला गया, स्कूल चला गया, तो मुझे एक मजदूर रखना पड़ेगा आलू बोने के लिए, उसके लिए 450 रुपये लगेंगे। तो बच्चे से कहे बच्चा रुक जा, 450 रुपये बच जाएंगे। तो एफोर्डेबिलिटी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है मुस्लिम हाउस होल्ड्स को अगर आप एजुकेशन में प्रॉम्प्ट करना चाहते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे एक्सपेंडिचर है जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बिना फाइनेंशियल सपोर्ट का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है स्टेट लेवल पे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपने जो बुनियादी सवाल क्या पूछा था आपने? तो मैं ये कह रहा था कि स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये आपको पता होगा, हमारे गोल था कि हमने फर्टिलिटी रेट को कम करना है, कि आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। प्रोजेक्शन ये था कि हमारी आबादी 2065 तक बढ़ती रहेगी। अब रिसेंट प्रोजेक्शन ये है कि 2050 के आसपास ही हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर जाएगी। तो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब 100 महिलाएं, मतलब 100 महिलाएं होंगी तो उनके हस्बैंड मिला के 200 हैं, तो वो अगर 210 बच्चे पैदा करें तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। 210 क्यों? क्योंकि 210 पैदा होंगे तो जवानी तक आते आते 10 बच्चे मर जाते हैं, तो 200 लोग कपल विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर 200। लेकिन अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे राज्यों में, सदर्न स्टेट में तो निश्चित रूप से 200 मतलब मियाँ बीवी मिला के 180 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 190 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर 200 भी पैदा करें तो भी पॉपुलेशन घटता चला जाएगा। इसकी वजह से जो हमारे प्राइमरी स्कूल थे वो बच्चे नहीं हो पा रहे, बच्चे नहीं आ रहे हैं। अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो ये तो आम प्रॉब्लम है। चाइना में ये प्रॉब्लम है, यूरोप में तो ये बहुत साल पहले ही झेल चुके हैं कि बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं और स्कूलों में नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे सोचने की थिंकिंग बदलना पड़ेगा, नोडल सेंटर्स करने पड़ेंगे। प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन गांव में हो, लेकिन उससे थोड़ा भी हायर एजुकेशन हो। तो आप 3 बच्चों के लिए एक मिडिल स्कूल नहीं चला सकते या 10 बच्चों के लिए नहीं चला सकते। आपको लिंकअप करना पड़ेगा गाँव से, बसें जाके एक सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए अगर आप हायरार्की करें तो ये हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इसका प्रोविजन है कि आप नोडल सेंटर बना के एक स्केल इकोनॉमी को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कहना जो जापान में है कि एक बच्चा भी अगर पहाड़ के ऊपर है तो हम वहाँ पर गाड़ी भेजेंगे, एक ट्रेन जाएगी उसको, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय। तो इसलिए हमें स्केल इकोनॉमी को ध्यान में रखना पड़ेगा। शायद इसीलिए हमारे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर आप तीसरा बच्चा पैदा करें तो मैं 30,000 रुपये दूंगा, और चौथा बच्चा पैदा करें तो 40,000 रुपये दूंगा। 20-25 साल पहले हम सबसे कह रहे थे कि बच्चे 2 ही पैदा करना, 3 नहीं, और आज हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। इस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा, अलग। हाँ, ये बहुत ही अलग इसमें प्रवोक हो गए हम एजुकेशन फिक्स। हाँ, तो मैं बहुत सारे हिंदू लीडर्स और मुस्लिम लीडर्स भी इसी चीज में करे भाई और ज़्यादा बच्चा पैदा किया जाए। हाँ, तो ये एक अजीब पॉलिसी एंगल है, इसको हम कभी बाद में देखेंगे। लेकिन मेरा आपसे एक और जो सवाल जो बहुत से लोग करते हैं आजकल, वो ये कि ये क्यों देखा जा रहा है कि हमारी लड़कियां तो पढ़ती जा रही, लड़कियां कॉलेज में भी ज़्यादा दिखाई दे रही, लड़कियां मेडिकल स्कूल में भी ज़्यादा दिखाई दे रही। अगर आप कोई कॉलेज देखें तो अगर 100 बच्चे हों तो 60-65% लड़कियां हैं, खुसूसन मुसलमान महलों में, मुसलमान इदारों में। तो ये क्यों हो रहा है कि लड़कियां ज़्यादा दिखाई दे रही हायर एजुकेशन में बनिस्बत लड़कों के? आपने जो सवाल पूछा, आपके चेहरे में परेशानी थी। मुझे लगता है इस सवाल पूछते वक्त आपको खुशी के साथ पूछना चाहिए, भैया क्यों कह रहा है कि बहुत खुशी। एनरोलमेंट रेट जो है महिलाओं का, बहुत लड़कियों का काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जी, इनफैक्ट
जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में बाकी पिछड़े हुए राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशंस जो यूएनडीपी जो इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, जिसमें इंडिया का रैंकिंग जो है 130 से नीचे जाकर 140 हो जाता है, उसमें ये दिखाया है कि हमारे यहाँ इनकम इनइक्वालिटी 20-25% है, जो बाकी पिछड़े हुए राज्यों में भी इनकम इनइक्वालिटी 20-25% है। हेल्थ इनइक्वालिटी आज से 15 साल पहले 40% थी, अभी घट के हेल्थ इनइक्वालिटी घट गई है, 8% पे आ गया है। मतलब हमारे प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी लेवल पे भी, विलेज लेवल पे भी, तालुका लेवल पे भी हेल्थ फैसिलिटी ले जाते हैं। लेकिन कैन यू इमेजिन, पिछले 30 साल में एजुकेशनल इनइक्वालिटी वो 40% थी, अभी 38% है, 2% घटा है। ये बहुत ही चिंता की बात है कि जेंडर इनइक्वालिटी भी एजुकेशन में घटा तो है, लेकिन अभी भी बरकरार है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ड्रॉप आउट रेट, ये प्राइमरी से सेकेंडरी में नहीं है, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी में आ जाता है, और हायर सेकेंडरी आगे तो महिलाओं का, लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है जी। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ, एक मिथ है। ये कहते हैं कि मुस्लिम्स में लड़कियों का साथ में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और ज़्यादा ड्रॉप आउट करते हैं। अगर आप हिंदू लड़के और हिंदू लड़की का ड्रॉप आउट रेट देखें तो मुस्लिम की तुलना में कम है। मुस्लिम लड़कों का और मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट हिंदू लड़के और हिंदू लड़कियों की तुलना में ज़्यादा है, ड्रॉप आउट रेट। लेकिन अगर मुस्लिम लड़के का ड्रॉप आउट रेट मुस्लिम लड़की का ड्रॉप आउट रेट से कंपेयर करें तो वो ज़्यादा नहीं है, जबकि हिंदू लड़का और हिंदू लड़की देखें वो ड्रॉप आउट रेट काफ़ी हाई है। लेकिन मुस्लिम लड़कियों का और मुस्लिम लड़कों का ड्रॉप आउट रेट हिंदुओं की तुलना में ज़्यादा है, इवन कुछ एरिया में शेड्यूल्ड कास्ट की तुलना में ज़्यादा है। लेकिन ये कहना कि अगर सिर्फ मुस्लिम लड़के लड़कियों में ही कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों का ड्रॉप आउट रेट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा मुस्लिम लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है, थोड़ा ज़्यादा है। तो इनइक्वालिटी जो है वहाँ मुस्लिम लड़के लड़कियों का उतना ज़्यादा नहीं है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन एजुकेशन में उतना अधिक आजकल नज़र नहीं आ रहा है। आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के बाबाक, मुनफरिद और फिक्र अफरोज शायर यगाना चंगीजी से। यगाना चंगीजी का असल नाम मिर्जा वाजिद हुसैन यगाना चंगीजी था। उनका जन्म 1884 में पटना में हुआ। वो उर्दू शायरी के उन चंद शुआरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने रिवायती सोच से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। यगाना साहब अपनी खुदागाही, इनफिरादियत और बेबाक लहजे के लिए मशहूर थे। उन्होंने अपनी शायरी में अंधी तकलीद के बजाय आज़ाद फिक्री और शख्सियाती तजुर्बे को अहमियत दी। यगाना चंगीजी की गज़लों में खुदी, इंसानी वफादारी, जिंदगी के तजुर्बात और फिक्री आज़ादी का गहरा रंग मिलता है। उनका अंदाज़ी बयान सादा लेकिन निहायत पुरअसर था। उनके कलाम में एक ऐसी सच्चाई और जुर्रत नजर आती है जो सामईन को सोचने पर मजबूर कर देती है। आइए उनके चंद मशहूर अशार सुनते हैं। आ रही है ये सदा कान में वीरानों से, कल की है बात कि आबाद थी दीवानों से। और एक और दिलनशीन शेर मुलाहिजा हो, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपनी नाम लिखवाना नहीं आता। यगाना चंगीजी ने उर्दू शायरी को एक नया फिक्री ज़ौक़ दिया। उनका कलाम रिवायत से गुफ्तगू करता है मगर अपनी राह खुद तलाश करता है। इसी वजह से उन्हें उर्दू अदब का एक मुनफरिद और यादगार शायर माना जाता है। उर्दू अदब की तारीख में यगाना चंगीजी का नाम आज़ाद फिक्र, खुददारी और बेबाक इजहार की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा।
इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। साहब, अब मैं ये हमारे आखिरी फेज में एक जो तनकीद हमेशा सुनने में आती है कि भाई इंडिया में इतने बहुत से 20 मिलियन 25 मिलियन ग्रेजुएट हैं और 1000 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन ये क्यों है कि हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी का मेयार कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे नज़र नहीं आता। हम कोई ना हम टॉप 100 में हैं, ना हम टॉप 200 में। हमारी कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी जो हमारी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी वो भी 300 नंबर पे। तो हमारे पास हमसे ये कहाँ भूल हो गई कि हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 200-300 रैंक में नहीं आती। अभी सब यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा मुख्तलिफ विचार रखता हूँ। मैं समझता हूँ ये इंटरनेशनल रैंकिंग का हिस्सा मैं रहा हूँ। जी हाँ, मैं सियंस पो में पढ़ाता था। सियंस पो फ्रांस में बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। वहाँ मेरे ख्याल से ग्लोबली इसकी रैंकिंग 4था या 5वां है। जी हाँ, वहाँ मैंने पढ़ाया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे सोशल साइंस डिवीज़न की रैंकिंग 30 या 32 हो गई थी। अच्छा। हमने रेक्टर साहब से पूछा कि भाई पिछले साल हमारी रैंकिंग 32 थी, इस साल जो है कुछ भी रैंकिंग नहीं है। उसने कहा अमिताभ क्या बताऊं, मैं छुट्टी पे चला गया था, मैं भेजना भूल गया। मैंने कहा आपने इतना लैग सिस्टम कोई दूसरा नहीं भेज पाया, क्या करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी जो है हमारे देश में जो है वो कंपैरेबल है दुनिया के तुलना में। लेकिन हाँ, कॉलेज में चले जाएं मफस्सल शहरों में, वहाँ देखिए वो नोट्स बुक लेके आते हैं, पढ़ाते रहते हैं। निश्चित रूप से दैट इज़ समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर हमारे यहाँ के अच्छी 20 यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप लें, उनकी रैंकिंग हो या ना हो, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँ। मैं जर्मनी में मैंने पढ़ाया है, मैंने फ्रांस में पढ़ाया है। जब मैं आ रहा था, मेरी वीज़ा एक्सपायर कर रहा था, मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कहा कि मैं 40 बच्चों को पढ़ाया है, कापियाँ मैं जांचना चाहता हूँ, मुझे आप काइंडली भिजवा दीजिएगा कापियाँ। क्योंकि बच्चे मुझसे बड़ा इंटरेक्ट करते थे, लेकिन कापियाँ नहीं भेज पाए। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है, फॉर्मेलिटीज़ है। क्या हुआ मुझे पता नहीं, रिजल्ट आउट हो गया। बच्चों ने मुझे लिखा कि सर हमने तो बड़ा अच्छा पेपर लिखा था, क्या बात हो गई। जो रिसर्च असिस्टेंट बैठा करती थी, जिसको कुछ आता ना जाता था, मुझे लगता है बच्चे जो स्टूडेंट थे उनसे भी कम जाता, उनसे कापियाँ जचवा दी उन्होंने। क्योंकि कहा रिजल्ट 7 दिन में निकालना था, इसीलिए इंडिया में भेजना, क्योंकि मेरा तो वीज़ा ख़त्म हो गया था। मुझे ऐसा लगता है इस ग्लोबल रैंकिंग के अंदर भी बहुत सारे कमियां हैं। लेकिन मैं समझता हूँ टीचर्स की जो रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटी सिस्टम में, वो काफ़ी रोबस्ट होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में एम्स्टर्डम में एक सिलेक्शन कमेटी थी, सबको पता था कि ए का होने वाला है। सिलेक्शन कमेटी में कौन आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी एक रैंकिंग अलग से होता है। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कितने साल पढ़ा है, कितने PhD प्रोड्यूस किए, किस जर्नल में आर्टिकल छपा है, वो सारी चीज़ों की एक फिक्स्ड रैंकिंग है। तो पर्सनल परफॉर्मेंस और पर्सनल जजमेंट सिलेक्शन कमेटी में कौन आया, उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत थोड़ा फर्क पड़ता। तो रैंकिंग तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग करते हैं इंस्टीट्यूशन की, उसमें थोड़ी बहुत हमें भी कोशिश करनी चाहिए ग्लोबली हमारा नाम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अच्छा गुरु साहब, तो आखिरी सवाल वो ये कि अब ये जो नया दौर है, नई टेक्नोलॉजी,
सब लोग इस बात से फिक्रमंद कि ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और इससे ये सब पढ़ाई वढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ग्रेजुएट पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई, पीएचडी, ये सब करके करेंगे क्या लोग। तो आपसे ये एक बड़ा मुश्किल सा सवाल कि आपको क्या लगता है कि अगले 15-20 साल में पढ़ाई और नौकरियों में क्या रिलेशनशिप रहेगा? सन 1930 में केन्स ने कहा था कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है और हमारे जो पोते हैं, पोते पोती जो है, वो सिर्फ 6 घंटे से 8 घंटा काम करेंगे एक हफ्ते में। वाह! 2 दिन काम करें तो काफ़ी है, हमारी जितने रिक्वायरमेंट्स हैं हम फुलफिल हो जाएगा। 2014 में नोबेल प्राइज कमेटी ने 14 नोबेल लॉरिएट्स को लगाया कि व्हाई केन्स वेंट रॉन्ग। क्या बात है कि आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे काम करते हैं, वो घटा नहीं है पिछले सालों में। तो उन्होंने केन्स के 3 पोते पोतियों को आइडेंटिफाई किया, उनको भी किया। वैसे ये तो एक मिसाल के तौर पे, लेकिन इन जनरल सबसे पूछा गया कि क्या वजह है कि ये यूके में एक डेटाबेस है जो एवरेज आवर्स ऑफ वर्क मॉनिटर करता है। उसे पता चला कि 100 साल में कोई एवरेज आवर्स ऑफ वर्क कोई घटा नहीं है। लेस डेवलप्ड कंट्री में बढ़ा भी है काफी, कि सर्वाइवल जरूरी है और लेबर इज द ओनली रिसोर्स द पुअर पीपल हैव। तो ये है कि टेक्नोलॉजी बदलने के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस बदलते हैं, रिक्वायरमेंट्स बदलते हैं। हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स की रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन इंटरटेनमेंट सेक्टर, बुक्स, देयर आर अदर, टाइम कैसे पास किया जाए उसके लिए भी एक नया अलग प्रकार का डिमांड है। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि फ्यूचर इतना अनसर्टन है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, हमारी लाइफस्टाइल क्या होगी, हम कैसे फ्यूचर को देखेंगे, वेकेशन को कैसे देखेंगे। अब मुझे याद है एक आर्टिकल था उस किताब में, उन्होंने लिखा था कि बहुत सारे लोग इसलिए काम करते हैं, हमारे एक मित्र हैं अमरुल्ला खान, उनकी तरह, जिनको पता ही नहीं चलता कि काम क्या है और एंजॉयमेंट क्या है। अगर 18 घंटा काम करने के बाद में कहता है कि मैं तो एंजॉय कर रहा था। तो ये जो वर्कोहॉलिज्म है कि काम और एंजॉयमेंट में फ़र्क नहीं रह जाता है लोगों के दिमाग में, ये भी एक वजह है कि अगर काम को अगर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करके, तो मुझे लगता है कि ड्रजरी नहीं रहेगा वर्क के साथ में। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल, है कि ड्रजरी एस्पेक्ट को निकाल देगा काम में से। वाह! तो आप लोगों ने सुना, हमने प्रोफेसर अमिताभ कुंडू से तरह तरह के सवाल किए, बहुत सारे सवाल किए, और उसमें जो जुज़ निकल के आता है वो ये कि हमारी पढ़ाई का मेयार, जितनी भी खामियां हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के यूनिवर्सिटी से कमतर है। दूसरे, ये बात कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही, ज़्यादा कॉलेज में आ रही, यूनिवर्सिटी में आ रही, ये बहुत अच्छी और बहुत अच्छी, बड़ी बड़ी खुशाइन खबर है। तीसरी बात ये कि हम में से कुछ लोग इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि हम खर्च नहीं कर पाते, और वो एक बड़ी वजह है कि खुसूसन मुसलमान कि वो कॉलेज नहीं जा पाते क्योंकि महंगी पढ़ाई हो जाती है। और आखिरी बात जो उन्होंने कही, जो शायद हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खदशा है, कि डर है, ये शायद मिसप्लेस्ड है। टेक्नोलॉजी हमेशा बदली है, और जब भी बदली है तो नए काम लेके आई है, नए अंदाज लेके आई है, नई ट्रेनिंग लेके आई है, नई नौकरियां लेके आई है। ये बहुत अच्छी बात कही अमिताभ कुंडू साहब आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी आसान लफ्ज़ों में इतनी गहराई वाली बातें हम सबको समझाई, ऑफ एन इशू दैट जो हम सबको बहुत परेशान रखता है और हम सब जिसमें मुब्तला हैं, तालीम और पढ़ाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम उम्मीद करेंगे कि हम आपसे फिर बात कर सकें किसी और इशू पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। You are listening to Society Matters on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।